हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पशु परिसर के एग्जाम के लिए। और ये वीडियो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो साइंस की क्लास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। और आपका ये अंतिम समय में आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक घटक है, इसमें से आपको जैविक घटक बताना है कौन सा है। तो दोस्तों जैविक घटक वो होते हैं जिसके अंदर जीवन होता है। देखो, वायु, पर्वत, गाय, नदी, तो इसमें गाय है, ये जैविक घटक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम पाईतंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पाईतंत्र, देखो पाईतंत्र होता है ये जैव घटक और अजैव घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पाईतंत्र बनाते हैं। जैव घटक और अजैव घटक ये आपस में मिक्स होकर क्या बनता है, पाईतंत्र बनता है। अब पूछा ये कृत्रिम पाईतंत्र, तो कृत्रिम पाईतंत्र दोस्तों वो होता है जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है बगीचा, जंगल, नदी, समुद्र, तो आपको सीधा पता है बगीचा है ये मनुष्य बनाता है, बाकी जंगल प्राकृतिक है, नदी प्राकृतिक है, समुद्र प्राकृतिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक पायतंत्र का उदाहरण है, यानी ऐसा पायतंत्र जो प्रकृति बनाती है। तो हमारे ऑप्शन है जंगल, बगीचा, जल जीवशाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जंगल। जंगल है ये प्राकृतिक पायतंत्र का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम पूछिए तो रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। क्या नाम होता है, दृष्टिपटल होता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है वास्तविक उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों, इसे अभिनेत्र लेंस भी बोलते हैं। और ये किस लिए जलीवत पदार्थ का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु आँखों का वह बिंदु होता है जो वस्तु को यानी नज़दीक से स्पष्ट दिखाया जाता है, यानी आँखों का वह न्यूनतम बिंदु जिस पर हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आँखों से वह न्यूनतम दूरी जिस पर हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे मानव नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सेमी। मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु को आप 25 सेमी से अधिक नज़दीक साफ नहीं पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है कितना, वो होता है अनंत, इनफाइनाइट होता है। मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जो कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। क्वेश्चन पूरा आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना, ये होता है अवतल दर्पण। अब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है मुख्य फोकस पर। ये होकर इसका हो गया मुख्य फोकस और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। अब यहाँ से कोई वस्तु जाएगी, किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद में ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण ध्रुव से होकर जाएगी, टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, सॉरी उतने एंगल से क्या होगी, ये परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं कहीं पर नहीं मिलती है। इसका मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरण होती है उसको मोड़ने की क्षमता या फैलाने की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है P बराबर 1/f होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों मैं, आपको ध्यान से देखना। यहाँ पर जो एफ होता है ना, ये एफ ये क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए तो ये होगा प्लस होगा और अवतल लेंस के लिए माइनस होगा। तो सीधी सी बात है, उत्तल लेंस के लिए जो क्षमता होगी वो क्या होगी, प्लस होगी, और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया डायोप्टर होता है दोस्तों, इसे डी से रिप्रेजेंट किया था। अब एक बात और बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है हमारे P बराबर 1/f। यहाँ पर जो f होगा ना ये हमेशा मीटर में होगा दोस्तों, किस में होगा, मीटर में होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के द्वारा
प्रकाश किरण को उसके अवयवी 7 अंगों में बांटना क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं क्या? प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरणों को उसके अवयवी 7 अंगों में बांटना कहलाता है प्रकीर्णन कहलाता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। अब देखो ये क्या होगा, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई प्रिज्म है और इसमें किसी वस्तु का कोई प्रकाश इंटर होगा और ये क्या होगा, 7 अंगों में बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 7 बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये 7 अंगों में से बाहर निकलेगा। इसका जो क्रम होगा वो होगा विबिग्योर। क्या क्रम होगा दोस्तों? विबिग्योर होगा। इसे क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? नहीं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किसके द्वारा किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्निया के द्वारा, पक्षमापी पेशियों के द्वारा, रेटिना के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पक्षमापी पेशियों के द्वारा उसकी फोकस दूरी को कम या अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप जानते हो किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसने अपने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे के ऊपर किए थे और मटर का वानस्पतिक नाम पूछता है तो वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। ये होता है मटर का वानस्पतिक नाम होता है। इन्होंने 2 नियम दिए थे। एक तो था एकल संकर नियम जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम, एकल संकर नियम। दूसरा दिया था इसने द्वि संकर नियम जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये दोनों नियम दिए थे किसने? मेंडल ने दिए थे और उसने अपने प्रयोग पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे के ऊपर किए थे और उन्होंने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं? तो देखिए दोस्तों आपको पता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक ना? ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होंगे, बहुत ही नज़दीक होंगे। किसमें? ठोस में। लेकिन द्रव्य होगा उसमें पदार्थ के कण क्या होंगे? ठोस के बजाय थोड़े दूर दूर होंगे। और जो गैस होती है उसके अंदर पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होते हैं। किसके अंदर? गैस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पास पास किसके कण होंगे? ठोस में होंगे। अब ये बात होता है ना रखना कि ठोस के अंदर कण पास पास होंगे तो इसके मध्य जो लगने वाला अंतर जो आकर्षण बल होगा ना वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। इसके अंदर के अंदर सबसे कम होगा, गैसों के अंदर सबसे कम होगा। एक बात और, ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैसों का न तो आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना? और बात करें तो द्रव्य के ठोसों के अंदर संपीड़ितता गुण नगण्य पाया जाता है, द्रव्य में उससे ज़्यादा पाया जाता है, गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठोसों के अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव्य में पाया जाता है और गैसों में पाया जाता है। अब विसरण का मतलब क्या है? विसरण का मतलब होता है कि 2 पदार्थों का आपस में सर्वत्र मिल जाना। तो ठोस आपस में नहीं मिलते हैं लेकिन द्रव्य आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे दूध में पानी। गैस भी आपस में मिक्स हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन में CO2 गैस मिल गई। ठीक है ना? ये थी इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव्य, गैस। इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया कि विसरण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में सर्वत्र मिलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ठोस। ठोस है वो आपस में अपने आप नहीं मिलते हैं, जैसे एक पत्थर दूसरे पत्थर में आपस में मिक्स नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। जबकि द्रव्य में विसरण का गुण पाया जाता है, जैसे एक लिक्विड है उसके अंदर दूसरा लिक्विड मिक्स हो जाता है। ठीक है ना? और गैसों के अंदर भी विसरण का गुण पाया जाता है, जैसे एक गैस के अंदर दूसरी गैस मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस में संपीड़ितता अधिक होती है? संपीड़ितता किस में अधिक होती है? अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा संपीड़ितता का मतलब क्या है। संपीड़ितता का मतलब ये है कि जैसे किसी पात्र में मान लो कोई गैस है ना, इसमें पात्र में क्या गैस है, तो इसके ऊपर से हम किसी पिस्टन की सहायता से इसको क्या करेंगे? दाब डालेंगे। क्या डालेंगे? दाब। प्रेशर डाल के उसको क्या कर लेंगे? दबा देंगे। उसे बोलते हैं संपीड़ितता। अब पूछा किस में संपीड़ितता अधिक होती है, तो कॉमन सेंस की बात आपको बताया था मैंने अभी, क्या? ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। तो आपको पता है ठोसों में कण बहुत पास पास होंगे, ठोसों में कण बहुत पास पास होंगे, द्रव्य में उससे दूर दूर होंगे और गैसों में सबसे दूर दूर होंगे। तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा ना, जिसके अंदर कण दूर दूर होंगे उसमें संपीड़ितता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कण पास पास आ जाएंगे। द्रव्य में उससे कम होगी और गैसों में सबसे कम होगी। क्यों? सॉरी, द्रव्य में उससे कम होगी, द्रव्य में गैस के बजाय कम होगी संपीड़ितता, और ठोस में सबसे कम होगी। क्यों? ठोस में सबसे कम संपीड़ितता क्यों होगी? क्योंकि इसके कण ऑलरेडी बहुत पास पास है, तो इसके कण को ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता गुण पाया जाता है गैसों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है? किस अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है दोस्तों? वो होगा ठोस। कौन होगा? ठोस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं, किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये वायुमंडलीय दाब पर सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाती है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समभागी पदार्थ कितने बड़े होते हैं? तो समभागी पदार्थ जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं ना। उनका आकार मान लो कि 1 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर के बीच में होता है समभागी पदार्थों के कणों का आकार, जबकि जो विषमांगी होते हैं उनका कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, 16 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, समभागी जो पदार्थ होते हैं ना वो कौन से होते हैं? समभागी पदार्थ वो होंगे जिनके कण बहुत छोटे होते हैं ना, और जिसके उनके घटकों समान प्रवृत्ति के हो। जैसे मान लो कि आप किसी लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स करते हो ना, तो जैसे मान लो कि पानी है, पानी में अगर आपने नमक मिक्स कर दिया, तो पानी में नमक मिक्स करने के बाद में आपको नमक के कण दिखाई देते हैं क्या? नमक के कण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं उस पानी के अंदर, इसलिए कौन सा मिश्रण हो गया? समभागी मिश्रण हो गया। इसके अलावा अगर आपने पानी लिया, पानी के अंदर आप कंकड़ डाल देते हो तो आपको कंकड़ दिखाई देते हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण हो गया। शॉर्ट आसान तरीका। नेक्स्ट प्रश्न, दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है समभागी मिश्रण, तरलता, विषमांग मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। दो पदार्थों का प्रश्न दोबारा देखते हैं। प्रश्न क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका राइट आंसर आएगा विसरण। क्या आएगा? विसरण। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।